ओके, तो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया डिफरेंट मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें हमारे पास आया था एक यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस हमने पढ़ लिया था, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो अब इन जो ये मॉड्यूलर डिफरेंट मॉड्यूलर है हमारे पास, इनके बीच में एक छोटा सा शॉर्टकट एक फॉर्मूला याद रख लो। इनके बीच में एक रिलेशन है कि यंग्स मॉड्यूलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशन जो है वो क्या है, वो है y इज इक्वल टू 9 टाइम्स kb और k जो है दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, b इज बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय k प्लस 3b। ये इनका आपस में कनेक्शन है। इस फॉर्मूला से आप एक दूसरे के टर्म्स में इनको लिख सकते हो, और अगर आप इनको इंडिविजुअल रिलेशनशिप देना चाहते हो तो इनके लिए और एक रिलेशन है दैट इज y इक्वल टू 3b इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ये सिग्मा क्या है मैं बताता हूँ। एक ये रिलेशन, दूसरा है y और g के बीच में y इक्वल टू 2k इंटू 1 प्लस सिग्मा। ओके, एक रिलेशन ये है, और एक रिलेशन ये है कि ये सिग्मा का वैल्यू जो है ये किसके बराबर आता है, दैट इज 3b माइनस 2k अपॉन 3b माइनस 2k अपॉन 2k प्लस 6b 2k प्लस 6b। तो ये इनका आपस में कनेक्शन है। ये सिग्मा क्या है ये मैं आपको अलग से डिफाइन करूंगा। ये y जो है टर्म्स, इन टर्म्स का मतलब क्या है ये आपने पढ़े हैं। y इज यंग्स मॉड्यूलस न्यूमेरिकल के काम आएगा कभी आपको। जो हमारे पास के है ये है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये जो g है आपको, सॉरी b लिखा है हमने, b है हमारे पास बल्क मॉड्यूलस, और ये जो सिग्मा है इसको हम बोलते हैं पॉइसॉन्स रेशियो। पॉइसॉन्स रेशियो, ये पॉइसॉन्स रेशियो क्या है इसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। तो दीज आर सम बेसिक रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। ऑलराइट, अगर आपको एक पता है आप दूसरा फाइंड कर सकते हो। अब इसमें ये जो नई टर्म आ गई है दैट इज पॉइसॉन्स रेशियो, ये होता क्या है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सिंपल टर्म्स में कि ये जो पॉइसन रेशियो है ये कैसे आप डिफाइन करोगे। इसको सिंपल डेफिनेशन में लिखते हैं, देखो पॉइसॉन्स रेशियो ये होता है सिंपली क्या, रेशियो ऑफ, इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके, देखो पहले ये बताने से पहले अगर आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि मान लो आपके पास एक रॉड है या आयरन का है या किसी और चीज का है। ओके, तो आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, स्ट्रेस अप्लाई करोगे, आप इसकी लेंथ क्या करो, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ा रहे हैं। अगर आप इसकी लेंथ बढ़ाओगे तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे, मान लो इसकी लेंथ इतनी बड़ी है, आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली कम होगा। ओके, कि लेंथ जो है वो बढ़ेगी कहाँ से, वो मटेरियल होना चाहिए, वो मटेरियल आता है इसके एरिया से। तो हम इसका एरिया जो है, अगर आप बबल गम देखोगे, बबल गम को अगर आप खींचोगे उसकी लेंथ बढ़ जाती है, मगर जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता है, कम। तो आप लेंथ बढ़ा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग लेंथ। ओके, एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। उल्टा अगर आप इसको कंप्रेस करोगे, लेंथ डिक्रीज करोगे, एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास इसके लिए दैट इज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉलिड्स। ऑलराइट, ये होता है सॉलिड्स में। ओके, इस तरह होता है कि वॉल्यूम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, वॉल्यूम जो है वो हमेशा रहेगा कांस्टेंट। ओके, तो पॉइसंस रेशियो जो है ये इन्हीं का कनेक्शन है कि अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, ये होता है रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर होता है। लेटरल मतलब क्या हो गया, साइड वाइज, कि पहले इसका एरिया ज्यादा, रेडियस मान लो ज्यादा था, अभी रेडियस कम हो गया। पहले r था, अभी है r माइनस डेल्टा r इसका रेडियस। मतलब अगर पहले एरिया a था, अभी है एरिया a माइनस डेल्टा a, एरिया रिड्यूस हो गया। और लेंथ जो है पहले थी लेंथ l, अभी है लेंथ l प्लस डेल्टा l, तो लेंथ इंक्रीज हो गई। तो लेंथ वाइज भी चेंज इन डायमेंशन बाय ऑर्डिनल डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेन।
तो अगर लेंथ वाइज जो है चेंज हो रहा है दैट इज सिंपली डेल्टा एल अपॉन एल, इसको हम बोलते हैं लेंथ वाइज स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लेटरल हो गया साइड वाइज, जो इसके साइड्स बचे अब एरिया बचा है उसमें क्या हो रहा है चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, क्या आप लिख सकते हो चेंज इन रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस। तो अगर हम एक रॉड लेंगे उसका कुछ रेडियस हम फिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड का कुछ रेडियस हम एज्यूम करेंगे इनिशियली लेट्स से कैपिटल आर से डिनोट करेंगे इसका रेडियस, इसका कुछ इनिशियली रेडियस है दैट इज आर और इसकी लेंथ है एल। ओके, नाउ यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट आइदर कंप्रेसिव और टेंसाइल, तो इसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, ये इसके लिए अलग डायग्राम बनाएंगे, ये बन जाएगा ऐसा रॉड, ऑलराइट। लेंथ जिसकी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, एरिया जिसका थोड़ा जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी जो ये रेडियस है दिस इज आर माइनस डेल्टा आर, क्योंकि आर से ये छोटा हो गया और लेंथ बढ़ गई है एल प्लस डेल्टा आर। उल्टा भी हो सकता है कि आप रेडियस जो है इंक्रीज हो जाएगा तो लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, अपोजिट होगा हमेशा। तो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन जो है वो किसके बराबर आएगा, लेटरल स्ट्रेन विल बी चेंज इन रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस, दैट इज हाउ यू डिफाइन स्ट्रेन, चाहे लेटरल हो या लॉन्गिट्यूडनल हो। लॉन्गिट्यूडनल की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है हमारे पास किसके बराबर है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। एंड रिमेंबर वन थिंग इज पॉइसन्स रेशियो जो है ये हमेशा आएगा नेगेटिव। व्हाई नेगेटिव, बिकॉज़ अगर एक बढ़ रहा है दूसरा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो देयरफॉर वी गेट that sigma is equal to delta r upon r with a negative sign divided by delta l upon l with a positive sign if radius is decreasing, length is increasing and vice versa. So that is the definition of Poisson's ratio, right? And this Poisson's ratio is unitless as well as dimensionless, unitless and dimensionless। यही जो है डेफिनेशन मैंने अभी आपको इक्वेशन एक बताई थी, unitless and dimensionless, यही वो इक्वेशन जो अभी बताई है सिग्मा का वैल्यू कितना होता है 9(1)(3)b, ऑलराइट। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ पॉइसन रेशियो। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके बाद हम देखेंगे पॉइसन रेशियो के बाद हम देखेंगे एक छोटी सी टर्म है दैट इज एनर्जी स्टोर, इलास्टिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक रहेगा छोटा सा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अगर हमने एक रॉड लिया है उसको हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इलॉन्गेट कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। तो उस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से अगर हम एनर्जी को स्पेंड कर रहे हैं तो वो एनर्जी उस बॉडी में स्टोर होती है। कैसे होती है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ कोर्स जो एनर्जी बिकॉज ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आती है होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे कितनी है, ठीक है कि नहीं। हमारे पास एक रॉड मान लो, ओके, इस रॉड के ऊपर मैं फोर्स F अप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी इलॉन्गेट कर रहा हूँ F, तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग होगी, ये मान लो इसमें स्ट्रेचिंग आ गई है x के बराबर। ओके, इसकी लेंथ जो है एक्चुअल वो कितनी थी, L थी, ऑलराइट। तो L मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ, L मान लो इसकी लेंथ, x जो है ये है स्ट्रेन कितना आ गया है इसमें, सॉरी स्ट्रेन नॉट इट्स एक्सटेंशन इन दिस स्ट्रिंग, एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितना आ गया x, और F जो है ये है अप्लाइड फोर्स, F इज अप्लाइड फोर्स, ऑलराइट। तो अगर हम देखेंगे इसमें स्ट्रेन जो है वो कितना आ गया, स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ऑलराइट। तो स्ट्रेस अगर हम देखेंगे स्ट्रेस किसके बराबर आएगा, दैट विल बी फोर्स अपॉन एरिया, व्हाट इज दिस, ए जो है ये है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, इतना आ गया हमारे पास स्ट्रेन और इतना आ गया हमारे पास स्ट्रेस। नाउ वी नो अगर y जो है यंग्स मॉड्यूलस है, अगर हम देखेंगे यंग्स मॉड्यूलस, तो हमारे पास y का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगा, स्ट्रेस अपॉन, स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं किस टर्म से, सिग्मा से। ओके, यहाँ किसी और टर्म की जरूरत नहीं है, चलो लिख लेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर लिखेंगे इसको। ओके, तो हमारे पास जो यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू आएगा दैट विल बी फोर्स अपॉन एरिया इनटू
चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हमने कल भी पढ़ाया था आपको। दैट इज क्या आ गया हमारे पास है y का वैल्यू। अगर आप यहाँ से फोर्स, ये डेल्टा एल जो है ये किसके बराबर है, अभी x के बराबर है, तो अगर आप फोर्स का वैल्यू निकालोगे इट विल बी y a x अपॉन l के बराबर। दैट विल बी द फोर्स in terms of the extension inside the body, okay, and in terms of the original length and Young's model, all right. Now it's simple, इतना फोर्स है, अगर हम देखेंगे इस फोर्स की वजह से वर्क कितना होगा, तो वर्क डन बाय फोर्स F for a small extension, dx will be given by dw equal to simply F into dx. Why did we do this? We have mentioned this force as a function of extension. अब देखते हैं कि इस फोर्स की वजह से कितना वर्क होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क विल बी दिस वन, सो दैट विल बी y into a into x into dx डिवाइडेड बाय क्या आएगा ये L, दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। छोटा सा वर्क कितना हो जाएगा इस फोर्स की वजह से, और ये जो वर्क है दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, सो बेटर इज राइट देन सब्सक्रिप्ट विद एक्सटर्नल। ऑलराइट, यही वर्क जो है दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी, वर्क इज स्टोर्ड in the string as it is potential energy, string as its potential energy, because potential energy जो होती है that is energy due to position inside the field or due to change in configuration और shape। तो हम इसकी शेप चेंज करें, लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर आ जाती है, वो एनर्जी जस्ट लाइक स्प्रिंग को आप खींचोगे छोड़ोगे वापस आएगा। अब यहाँ पे वो वापस आना आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे ये स्प्रिंग नहीं है, एक रिज्ड बॉडी है, सॉलिड है, तो इसमें भी वो रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, वो वापस आना चाहता है। ओके, ये एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। तो वो एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, उसको हम du से डिनोट करेंगे फॉर स्मॉल। बड़ा टोटल वर्क जो होगा तो उसको इंटीग्रेट करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा du का, वो किसके बराबर आएगा, du इज इक्वल टू y/ax dx डिवाइडेड बाय l के बराबर। Now what if you have to calculate the total amount of work? What you will do, you will integrate it, all right? तो total potential energy जो है total, तो हम क्या करेंगे, total potential energy जो होगी वो कितनी होगी, total potential energy for extension L, अगर हम L लेंथ इसकी इंक्रीज करेंगे, पूरे लेंथ के ऊपर देखेंगे, तो ये टोटल आ जाएगा किसके बराबर, u विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ du, दैट विल बी इंटीग्रल y/ax अपॉन l इंटू dx, कहां से, 0 से लेके ओके। तो हम ये u देखेंगे, ये किसके बराबर आ गया, y/a l जो है ये कांस्टेंट है, x की इंटीग्रेशन होगी x² अपॉन 2, 0 से लेके l तक, ये आएगा 1/2 y/a अपॉन l, upper limit l² minus 0, तो l² ही लिखेंगे। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस l and l goes, so we are left with what, that this u is equal to किसके बराबर, this u is equal to 1/2 y into a into l के बराबर। ओके, that is Young's modulus into area into length के बराबर, that is the value of the potential energy जो हमारे पास आ जाएगी इस बॉडी की। ऑलराइट, सॉरी अबाउट वन थिंग, दिस L नीड नॉट, ये नेसेसरली इसके बराबर नहीं होना चाहिए। ये अगर हम L लेंगे, इसको आप x ही रहने दो, ओके, तो ये आएगा हमारे पास 1/2 y into a into x² अपॉन l के बराबर। ऑलराइट, ये जरूरी नहीं है कि ये l के बराबर या एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है। ओके, इट डिपेंड्स कि हमने ये क्या कहते हैं इसको, कितना एक्सटेंड करा है इसको। अगर आपने डबल लेंथ करी है तब हम देखेंगे क्या होगा। ऑलराइट, ओके, तो ये हमारे पास आ गया किसके बराबर, दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्ट्रिंग। ओके, तो ये आ गया हमारे पास u। अब इस u को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, u इक्वल्स 1/2 y into a into x अपॉन l, इंटू लिखूंगा मैं x। ऑलराइट,
नो प्रॉब्लम विद दैट। ये L जो है ये क्या है, ये है हमारे पास एक्चुअल लेंथ, X जो है ये एक्सटेंशन। ऑलराइट इसको मैं क्या करूंगा, L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके उससे हमारे पास थोड़ा सा ये चेंज आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तीन टर्म्स आ गई हमारे पास। आप इसको लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ओके y L अपॉन L के बराबर। ओके या आप इसको लिख सकते हो, ये जो हमारे पास सी वी हैव 1/2, दिस टर्म इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये है स्ट्रेन, दिस इज y x अपॉन L। ओके अगर आप इसमें से a निकालें, पहले हम क्या करेंगे, हम a को रखेंगे साइड में, इट इज y x अपॉन L इंटू x अपॉन L इंटू L के साथ करेंगे AL मल्टीप्लाई। ऑलराइट ये तीन टर्म्स आ गए। अगर आप ध्यान से देखोगे कि अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक साइड में बनाता हूँ, क्या कहते हैं इसको, साइड में बनाता हूँ मैं इक्वेशन जो आपने बेसिक इक्वेशंस पढ़ी है, कौन सी वाली, स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्ट्रेन की डेफिनेशन, वो कैसे आएगी देखो। स्ट्रेन आपने पढ़ लिया है, वो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये आ गया स्ट्रेन। A इंटू L जो है ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द वायर, तो V से डिनोट करेंगे। अब बचा y x अपॉन L, देखो आपने स्ट्रेस पढ़ लिया था किसके बराबर है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है y के बराबर है, तो स्ट्रेस आता है y इंटू स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेन, तो इट्स y, स्ट्रेन के बदले में क्या आएगा x अपॉन L, तो बेसिकली ये स्ट्रेस है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बट y x अपॉन L जो है ये सिग्मा दैट इज स्ट्रेस के बराबर है, x अपॉन L जो है एप्सिलॉन के बराबर है दैट इज स्ट्रेन के बराबर, एंड A इंटू L एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ द वायर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम के बराबर है दैट इज V। तो हम लिख सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये किसके बराबर, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम के बराबर। ऑलराइट सिंपल लेवल में आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ऑलराइट स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम के बराबर हमारे पास आ जाएगी ये पोटेंशियल एनर्जी। इसके साथ हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी जिसको हम कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी बाय पर यूनिट वॉल्यूम, so it is 1/2 stress into strain into volume divided by volume, volume and volume cancels out, so we have this equation। अगर आप लिखोगे क्या कि stress ये जो एनर्जी डेंसिटी जो होती है ये सॉलिड सब्सटेंस की that is equal to किसके बराबर 1/2 stress into strain, क्योंकि वॉल्यूम कैंसिल हो गया, ये आ गया स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के बराबर। ओके सिंस इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का एसआई यूनिट सेम होगा जो बाकी एनर्जीज का होता है, खाली एनर्जी डेंसिटी का जो है इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल पर मीटर क्यूब। ओके दैट विल बी द एसआई यूनिट किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी के लिए। ओके तो ये है हमारे पास क्या, एनर्जी डेंसिटी। ओके नेक्स्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ओके वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व, रिलेशनशिप ऑफ अ सॉलिड, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, कहाँ क्या होता है, उनके बीच में क्या कनेक्शन है वो हम देखेंगे। तो हम बनाते हैं एक, ये हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम किसके बीच में, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में ग्राफिकली हम दिखाते हैं वेरिएशन इसकी। इसमें वर्टिकल में हम प्लॉट करेंगे स्ट्रेस, यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे स्ट्रेस, यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे क्या, स्ट्रेन। ऑलराइट तो ये जो कर्व बन जाएगा इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व। ऑलराइट तो इस कर्व में डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम ग्राफ जैसे दिखाएंगे उसके बाद ये पॉइंट्स मेंशन करेंगे। ओके तो ये ग्राफ बन जाता है ऐसा,
अप टू सर्टेन लिमिट ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाता है जहां तक ये हुक्स लॉ ओबे करता है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें बेंड आ जाता है, ओके, फिर ये ऐसा आ जाता है। थोड़ा सा इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा बनाएंगे क्योंकि इतनी स्ट्रेन जो है डेवलप नहीं होती है इसमें, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाएंगे, ओके। तो ये बन जाती है हमारे पास क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे एक नेक जैसा फॉर्मेशन बन जाता है, एक नी जैसा फॉर्मेशन हो जाती है इसकी, ऑलराइट। तो इसमें हमारे पास दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या है, पॉइंट प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट है कि हमारे पास जहां तक स्ट्रेन स्ट्रेट लाइन होती है, ये पॉइंट ए मेजर करते हैं, ये पॉइंट है बी हमारे पास, ऑलराइट। इन पॉइंट्स का नाम भी लिखेंगे हम। उसके बाद है सी पॉइंट और उसके बाद है डी पॉइंट, ऑलराइट। सी पॉइंट इस कर्व के टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है, ऑलराइट। ये है हमारे पास सी पॉइंट और देन दिस इज पॉइंट डी, ऑलराइट, जहां पे ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ओके। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसमें और एक चीज है, अगर हम इसको वापस छोड़ देंगे, इसमें एक टर्म होती है ये, अगर ये ओ है तो इसको लिखेंगे हम क्या, ओ डैश, ओके। इसमें जो है डिफरेंट पॉइंट्स है, ये क्या है, ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे लिखेंगे, ए जो है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या है, कि अगर आप किसी भी सॉलिड के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन, हमारे पास एक मशीन आती है, उसको हम बोलते हैं यूटीएम, दैट इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें हम क्या चेक करते हैं, यही स्ट्रेंथ वगैरह इन सब्सटेंस की, उनसे वो एक कंप्यूटराइज्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्राफ भी प्लॉट करती है, उनके बीच में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कितना ग्राफ आएगा, ओके, कब इसका ब्रेक पॉइंट आएगा एंड ऑल दैट। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे और देखोगे, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ये स्ट्रेन इसमें नजर नहीं आए, फिर आपने ऐसी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल पूरी वायर लेनी है जिसमें क्या होगा, जिसमें स्ट्रेन नजर आ जाएगा। अदरवाइज एक सॉलिड रॉड हो गया आयरन का, तो उसमें आपको स्ट्रेन नजर नहीं आएगा, इतना कम होता है, ओके। दूसरा होता है हमारे पास पॉइंट बी, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। पॉइंट बी को हम बोलते हैं क्या, यील्ड पॉइंट या यील्ड लिमिट। इनकी डेफिनेशन क्या है, ये होते क्या चीज है, ये हम देखेंगे, ओके। इसके बाद जो हमारे पास सी पॉइंट है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस लगता है इस पॉइंट पे, अल्टीमेट स्ट्रेस यहां पे लगता है, अल्टीमेट स्ट्रेस सिग्मा यू से इसको डिनोट करते हैं, ओके। देन वी हैव डी पॉइंट, इसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट, जहां पे क्या हो जाता है, ये फाइनली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ये सब्सटेंस, या ब्रेकिंग पॉइंट लिख लो या ब्रेक पॉइंट लिख लो, आपकी मर्जी, ओके। तो ये दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट। और ये जो ओ डैश गैप है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट, परमानेंट सेट बोलते हैं इसको, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेस है, और जो स्ट्रेस लगेगा कहां पे, इस पॉइंट पे, ये सिग्मा यू, और जो पॉइंट बी यील्ड पे लगेगा उसको हम यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। ये सिग्मा यू जो है ये है अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, और सिग्मा वाई जो है इसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। ऑलराइट, नाउ लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट्स वन बाय वन, ओके। व्हाट हैपेंस, आपने हुक्स लॉ में पढ़ लिया था एक स्टेटमेंट जो उसका था क्या, अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ओके। तो अगर आप देखोगे, इसीलिए हम इस पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, जो है ए पॉइंट हमारे पास, कि ए तक ये लाइन जो है ये स्ट्रेट है, परफेक्ट स्ट्रेट, थोड़ी टेढ़ी नहीं, स्ट्रेट है ये, थोड़ा लग रहा है आपको टेढ़ा ये ड्राइंग में वो है, अदरवाइज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ऑलराइट। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब भी होती है तो उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, लीनियर रिलेशनशिप होती है, ओके। तो मतलब क्या है कि आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन जो है वो भी बढ़ रहा है, बट हमने ये ग्राफ थोड़ा ऊपर के लिए बनाया है, नीचे के लिए इसका प्रपोर्शन नीचे के लिए कम है, ऊपर के लिए ज्यादा है। व्हाई, बिकॉज ये जो सॉलिड्स होते हैं इनको डिफॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये हार्डनेस इनकी ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होती है, ऑलराइट। तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस चाहिए इनको, थोड़ा सा इनको स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज वाई कि स्ट्रेन कम होगा और स्ट्रेस जो है वो कितना होगा, वैल्यू होगा ज्यादा। तो प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, तो ये हमारे पास पॉइंट ए जो है प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट, ये पॉइंट होता है
अप टू दिस पॉइंट जो हमारे पास क्या होता है, हुक्स लॉ इज ओबेड, हुक्स लॉ इज ओबेड। हुक्स लॉ जो है वो क्या होती है, ओबे होती है, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और वाइस वर्सा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये आपको कहां पे होता है, पॉइंट ए तक। ओके, उसके बाद क्या होगा, अगर आप फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज करोगे, आप कभी चेक करना, आपके पास स्प्रिंग है, उसमें थोड़ा इजी होगा अंडरस्टैंड करना। स्प्रिंग में आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, छोड़ोगे, वापस आ जाएगी, और थोड़ा लगाओगे, छोड़ोगे, वापस आ जाएगी। जो पेन की स्प्रिंग है उस पर ट्राई करना, और थोड़ा बढ़ाते जाओ, बढ़ाते। एक टाइम ऐसा है कि जब आपको लग रहा है कि बस भाई इसमें अभी वापस आने वाली नहीं है, थोड़ा बढ़ा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आ गया अभी वापस आने वाली, तो अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी के बाद बढ़ा दिया, उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा जोर लगा दिया, अब ये पूरी खिंच जाती है। ऐसा नहीं कि पूरा स्ट्रेच हो जाती है, मतलब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा खिंच जाती है। तो जहां तक ये डायरेक्टली थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा फोर्स लगाया, थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा और फोर्स लगाया, थोड़ा और बढ़ गया, वहां तक ये कांस्टेंट लीनियर रिलेशनशिप है। बट जैसे ही एक पॉइंट आ जाता है इसका कि अब अगर आपने इसके आगे फोर्स बढ़ा दिया, अब थोड़ा फोर्स बढ़ाने से ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती है, इसलिए ये ग्राफ जो है क्या हो जाती है, इसमें देखो इतना सा हमने स्ट्रेस बढ़ा दिया, यहां से हमने इतना स्ट्रेस बढ़ा दिया, स्ट्रेन देखो वो यहां से पहुंच गया यहां। पहले जो है इतना स्ट्रेस बढ़ाने से इतना ही चेंज आ गया स्ट्रेन में, अभी इतना सा बढ़ाने से इतना चेंज हो गया। वो ये है कि जब भी ये बॉडी डिफॉर्म होती है, जब ये लिमिट तक पहुंचा है, उसके बाद थोड़ा फोर्स लगाओगे, आप ज्यादा खिंच जाती है। ओके, और एक पॉइंट आता है यील्ड पॉइंट, जहां पे इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो ये यील्ड पॉइंट जो है, इसके बाद क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। डिफॉर्मेशन स्टार्ट इज अबाउट टू स्टार्ट, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और अगर आपने यहां पहुंचा के इसको वापस कर दिया, यील्ड पॉइंट के प्योर पहुंचा के छोड़ दिया वापस, तो ये ऑब्जेक्ट जो है रिगेन करेगा अपनी पोजीशन, रिगेन करेगा अपनी शेप, बट नॉट एग्जैक्टली इट इज ओरिजिनल शेप। इसमें थोड़ा सा बेंड रह जाएगा। एक बार वो पेन की स्प्रिंग को थोड़ा खींचो, ओके, आपको लगेगा ये वापस नहीं आ रहा है, आप उसको फिर कंप्रेस करो एंड ऑल दैट, अपनी परफेक्ट शेप में वो वापस नहीं आती है ऑन इट्स ओन। ऑलराइट, तो इसमें एक परमानेंटली एक डिफॉर्मेशन रहती है, तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। ये जो हमारे पास क्या है, परमानेंट सेट जो है, ये होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है ये कहां, आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल स्ट्रेसेस। स्ट्रेस रिमूव करने के बाद जो परमानेंट डिफॉर्मेशन रहती है इस ऑब्जेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट। तो मतलब इसमें ऑलरेडी फिर क्या होगा, थोड़ा स्ट्रेन इसी के अंदर होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अब आप क्या करोगे, और स्ट्रेस बढ़ाओगे। अभी आपको पता है थोड़ा बढ़ाने से क्या हो जाता है, ये ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है। देखो थोड़ा सा हम स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन देखो कितना ज्यादा आ रहा है। ओके, तो ये एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, कि ये स्ट्रेस जो है इतना तक, यहां तक ये टॉलरेट कर सकती है, इसके बाद इसकी बर्दाश्त नहीं है। ये है इसकी लिमिट ऑफ टॉलरेंस, कि अप टू दिस पॉइंट इट कैन टॉलरेट एज मच स्ट्रेस एज यू अप्लाई। जब इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, अगर आपने अल्टीमेट स्ट्रेस के अबो इसको फोर्स लगा दिया, नाउ व्हाट विल हैपन, परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, जब ये वायर, ये रॉड जो है, ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। वो कब होता है, when the applied stress, if applied stress is greater than the ultimate stress। ओके, तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या होगा, applied stress जो है, applied stress that is sigma is greater than, किससे, greater than ultimate stress। अगर ये ultimate stress से ज्यादा था, sigma, that is sigma is greater than ultimate stress, now what will happen, the solid will break down। और किस पॉइंट पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, ब्रेकिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। अब ये टूट ही गया तो वापस लाना अपनी शेप में तो इम्पॉसिबल ही बात है। ओके, सो दीज आर सम बेसिक रिलेशनशिप्स। ये ग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। पहले आप ग्राफ बनाओगे, ये पॉइंट्स मेंशन करोगे, ये कौन कौन सी चीज क्या है, फिर आप देखोगे
in the beginning there is zero stress, so zero strain inside it. Okay, now we slowly increase the stress. What will happen? Strain changes accordingly as per the Hooke's law. This law is obeyed after a certain point, that is called as proportionality limit, up to which the Hooke's law is obeyed. After that, if you increase the if a slight increment in the stress creates a large increment in the strain, which tends towards the permanent deformations in the body. At point B, which is called as yield point. Yield ho jata hai. Okay. Now what will happen if we remove the stresses at B point? The body will try to recover its original shape, but it will not completely regain its actual shape. There will be a permanent deformation inside it, slight one, howsoever big or small it is. That is called as permanent set. Now what will happen if you increase the stress beyond the yield point? The body will tend to deform permanently, but it will tolerate the applied stress up to a given limit, that is called as its ultimate stress. And beyond ultimate stress, if you increase the applied stress, then the object will completely break, neck formation will take place, and then it will completely tear apart the two parts, and that's called as the breaking point. Alright, that's the stress strain relationship. Okay, and that's all about this mechanics of solids, properties of solids. Alright, so इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने आपको बोले थे कि जो ब्रिड्स वगैरह बनाते हैं, हम ट्रेन्स वगैरह बनाते हैं, एलिवेटर्स वगैरह, उन सब में इस सब चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़रूरी होती है. और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वायर की वगैरह हम देखते हैं कि ये कितना स्ट्रेस टॉलरेट करते हैं, उसकी स्ट्रेस रेटिंग जो होती है वो होती है अल्टीमेट स्ट्रेस. कि अल्टीमेट स्ट्रेस अगर उसका है लेट्स से 10 गीगान्यूटन, व्हाट डज इट मीन कि अगर आप 10 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर अप्लाई करोगे स्ट्रेस, तब तक ये टूटने वाली नहीं है. हाँ, थोड़ी खिंच जाएगी, ओके, तो टूटने वाली नहीं है. तो अगर आपने इससे ज़्यादा बढ़ा दिया तो अब ये टूट जाएगी. तो हम इसलिए हम वो लोड जो है वो रखते हैं बिलो 10 गीगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नीचे रखते हैं. इसके साथ साथ और एक चीज़ है कि अगर आप देखोगे जो हमारे पास अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट के अंदर जो रॉक्स वगैरह है, तो हम उनका देखते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो कितना है. उसके लिए डेटा जो है वो याद रख लीजिएगा. यील्ड पॉइंट जो है उनके लिए यील्ड पॉइंट है 3 × 10⁸ फॉर अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के लिए इतना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना यील्ड स्ट्रेस है. तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कभी कि अर्थ के ऊपर हाईएस्ट माउंटेन जो है, माउंट एवरेस्ट जो है, उससे बड़ा क्यों नहीं हो सकता? वो 8-9 किलोमीटर है, 10, 12, 15, 16 किलोमीटर क्यों नहीं हो सकता? उससे बड़ा क्यों नहीं हो सकता कोई माउंटेन ऑन द अर्थ? तो उसके लिए रीजन ये है कि दैट द अर्थ क्रस्ट विल नॉट टॉलरेट दैट हाइट. क्यों? क्योंकि अगर हम एक एवरेज रॉक की डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी जो होती है एक एवरेज रॉक की जो है, माउंटेन्स की जो है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 3 × 10⁻3. दैट इज डेंसिटी ऑफ रॉक्स. ऑलराइट, जो माउंटेन्स के जिसके बने होते हैं. ओके, तो अगर हम देखेंगे कि आप फ्लूइड्स में आगे पढ़ोगे कि एक वर्टिकल कॉलम जो है वो अपने बॉटम पे स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है H × ρ × G. तो अगर क्या चाहते हैं हम, अगर इफ अर्थ हैज टू सस्टेन, इफ क्रस्ट हैज टू क्या होल्ड द वेट और कैरी द लोड ऑफ माउंटेन, तो क्या होगा? जो माउंटेन का स्ट्रेस होगा वो होना चाहिए लेस देन द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट. क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा हो गया तो ये अर्थ के क्रस्ट को डिफॉर्म करके उसके अंदर धंस सकता है. ऑलराइट, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये इससे छोटा होना चाहिए. H हमें नहीं पता हाइट कितनी होनी चाहिए, रो का वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁻3 डेंसिटी ऑफ द रॉक्स, एवरेज डेंसिटी. G का वैल्यू 10 रखेंगे, एसेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी. लेस, इट शुड बी लेस देन दिस वैल्यू, दैट इज 3 × 10⁸. Okay, so this CM3 goes, this is H is less than 10⁸ divided by 10⁴, तो 10⁻⁴ आ जाएगा. अगर आप देखोगे ये H का वैल्यू जो है लेस देन, ये आएगा 10⁴. 10⁴ मीन्स 1, 1, 2, 3, 4, 10,000 मीटर. 10,000 मीटर मीन्स H should be less than 10 किलोमीटर. तो मतलब जो हाइट ऑफ एनी माउंटेन पॉसिबल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, इफ इट इज डेंसिटी. अब आप बोलोगे कोई और ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, बना सकते हो, क्योंकि उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी. अगर आप कम डेंसिटी वाले रखोगे आप बना सकते हो. ओके, तो डेंसिटी जो है
वो हमें पता है रॉक्स की डेंसिटी, हमें पता है यील्ड स्ट्रेस ऑफ अर्थ क्रस्ट कितना है, तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट दैट अ माउंटेन कैन हैव इन ऑर्डर टू बी स्टेबल ऑन द क्रस्ट। ओके, तो वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से कम। अगर आप माउंट एवरेस्ट भी देखोगे दैट इज अराउंड 9 किलोमीटर्स इन हाइट, ऑलराइट, 8848 समथिंग लाइक दैट, so that is less than this। ओके, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि कोई भी माउंटेन इसी रेंज में आना चाहिए, 10 किलोमीटर के नीचे रेंज में आना चाहिए, तभी अर्थ का क्रस्ट उसको होल्ड कर सकती है। ओके, तो इसके अलावा जो है हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो कौन से है, ये वाले के जो वायर्स वगैरह ब्रिड्ज वगैरह उनमें बनाते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं इसको, यही इक्वेशंस यूज किए जाते हैं उन चेक करने के लिए कि whether they can hold on to the weight that is being applied on them or not। okay, so that is all about mechanics of solids। next lecture में हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड्स के बारे में, रेस्ट एंड मोशन।